नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे देश के अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सामूहिक विवाह योजना में एक बड़ा ऐलान किया गया। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सामूहिक विवाह योजना में एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। इससे जुड़ा एक ऐलान किया गया। आपको बता दें यूपी बजट में कन्यादान की राशि को दुगना कर दिया गया। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सामूहिक विवाह योजना से जुड़ी हुई, जहां पर कन्यादान की जो राशि थी उसे दुगना कर दिया गया। बेटियों की शादी पर अब 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ पर शादी समारोह से जुड़ी हुई, जहां पर 51,000 जो राशि पहले थी सामूहिक विवाह के लिए जो कन्यादान में दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा सामूहिक विवाह योजना को लेकर ऐलान कर दिया है, जिसमें पहले जो 51,000 रुपए की राशि दी जाती थी कन्यादान में, अब उसे बढ़ाकर दुगना कर दिया गया, यानी कि 1 लाख रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से जुड़ी हुई। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से पटना सिविल कोर्ट परिसर में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। मामला पटना के व्यवहार न्यायालय परिसर का है और सूचना मिलते ही प्रशासन ने एहतियात कोर्ट को परिसर को खाली कराना शुरू कर दिया था और मुख्य प्रवेश द्वार को बंद करा दिया गया। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और सूत्रों के अनुसार कोर्ट परिसर में बम रखे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तत्काल हरकत में आ गई। मौके पर पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और जांच एजेंसियां पहुंचकर सघन तलाशी अभियान चला रही है। इस दौरान अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा गया और परिसर में भारी बवाल की स्थिति बन गई। गौरतलब है कि पटना सिविल कोर्ट परिसर में बम होने की ये छठी सूचना मिली है और इससे पहले भी ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई थी, जबकि जो जांच में पता चला जो अफवाह साबित हुई थी और अब तक की जांच में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जी रखे रखे सर। आप लोग के जो कह रहे हैं इस पे हम लोग अवगत हैं। हम लोग की कोशिश लग रही है, क्योंकि जब भी होता है तो वो पूरा सैनिटाइजेशन कराया जाता है। किसी की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो, इसी के लिए जो प्रोसीजर है उसके तहत पूरा जांच कराया जाता है। अभी भी वही कराया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों का ये न्यायिक जो कार्य है उसमें हो रहा है। ये जो मेल आ रहा है उस पे मैं पूरी बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी ये सैनिटाइजेशन हो चुका है, थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। आज दिन भर का है न्यायिक कार्य आप लोग करें, ठीक है। आप लोग से अनुरोध है कि आज का न्यायिक कार्यक्रम आप लोग चालू रखें, ठीक है। अभी मुझे बताया कि कंडोलेंस का भी है, तो आप लोग कंडोलेंस की जगह पे ये भी कर सकते हैं। एक चीज के लिए सर श्योर किया जाए कि इस तरह की पुराना वृत्ति पुनः नहीं हो। देखिए, मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि जब भी इस तरह का आएगा सैनिटाइजेशन कराया जा सकता है। लोग क्या मेल भेज रहे हैं वो जांच का विषय है, और जैसे जैसे आएगा सुरक्षा से ऊपर है। जब भी पता होना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी रख लेता हूँ। जब भी इस तरह का आएगा हम लोग पूरी तरह से जांच करेंगे, सैनिटाइजेशन होने के बाद ही आप लोग का। सर मेल पर मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर ले रहा हूँ। आप लोग खुद भी अवेयर हैं कि देखिए, जब ये चीज़ें होती हैं तो सामने में पुलिस आगे करती है। सबसे ज़्यादा खतरा पुलिस को ही रहता है। अगर इस तरह सैनिटाइजेशन चल रहा है तो सबसे आगे कौन है? पुलिस है। तो पुलिस तो चाहेगी ना ये चीज़ों को कंट्रोल करना। आप लोगों की रक्षा के लिए पुलिस आगे रखे कर रही है इसमें, तो आप लोगों से अनुरोध है सहयोग करें। नालंदा जिले के मोहनपुर हैचरी में नालंदा और रोहतास जिले के कुल 60 सदस्यों की टीम ने मछली पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम एफटीओ के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को आधुनिक तरीके से मछली पालन करने की जानकारी दी गई और प्रशिक्षण के दौरान मत्स्य सहयोग जीविका के निदेशक शिवानंदन प्रसाद ने कहा कि आज के समय में मछली पालन किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने का अब ये एक अच्छा साधन है और साथ ही सरकार भी इस क्षेत्र में किसानों को आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने किसानों को स्वरोजगार के रूप में मछली पालन अपनाने की सलाह दी, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का बेहतर पालन पोषण कर सके। आज हमारे यहाँ मोहनपुर मत्स्य हैचरी में नालंदा जिले और रोहतास जिले से प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। 60 फार्मर हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्योंकि मछली पालन पे सरकार का काफ़ी जोर है। और ये है कि अब मछली पालन में महिलाएं भी आगे आ रही है। आज तो कम महिलाएं हैं, इसके पहले में ज़्यादा महिला थी।
तो महिला को मछली पालन में आने से बिहार में मछली पालन इतना बढ़िया होगा, इतना उत्पादन ज्यादा होगा कि बिहार बहुत जल्द आत्मनिर्भर हो जाएगा। जीरा मेरे आस पड़ोस के जैसे नालंदा जिला के अलावा नवादा, गया, लखीसराय, बेगूसराय, अरवल, जहानाबाद, पटना, हर एक जिले के लोग, आस पड़ोस के जिले करीब 10-15 जिले के लोग हमारे यहाँ से झारखंड भी जीरा मेरा जा रहा है। मछली मत्स्य विभाग में आए हैं, मछली को देख रेख के समझने के लिए कौन सी मछलियाँ उत्तेजना से बढ़ती है, बिजनेस करने के लिए हम लोग इसे डेवलप करें हम मछली के बिजनेस से, इसलिए हम लोग आए हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं मोहनपुर। अब हम लोग पोखरा तालाब भी कटवाए हैं, लेकिन मछली अभी पूरा डाले नहीं है। अब हम लोग समझ गए तो मछली यहाँ से ले जाएंगे, डालेंगे। क्या प्रशिक्षण में बताया गया? प्रशिक्षण में बताया गया कि ये मछलियाँ जो है, रहू है, भाकुर है, आपको कतला है, ये सब तेजी गति में बढ़ती है, वजन होती है, कम दिन में ज़्यादा वजन हो जाती है। बिजनेस करने के लिए वो मछलियाँ सही है। और एक सजावट मछली लोग देखा है, तो सजावट मछली में है सब खूबसूरती के लिए, देखने के लिए वो है। रामपुर जिले ने IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। आपको बता दें कि जनवरी 2026 की मासिक रैंकिंग में रामपुर ने सभी निर्धारित मानकों पर 140 में से 140 पूर्ण अंक प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बना दिया। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि पारदर्शी कार्यप्रणाली और सख्त जवाबदेही के कारण ये उपलब्धि संभव हो सकी है। और साथ ही आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने एक विशेष IGRS कंट्रोल रूम स्थापित किया था, और जहां पर किसी भी शिकायत के निस्तारण के 24 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता से फीडबैक लिया जाता है। यदि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता तो अगले 24 घंटे के भीतर संबंधित विभाग के अधिकारी से सीधे बातचीत कराई जाती है, और जिलाधिकारी खुद भी रैंडम आधार पर शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर जांच करते हैं। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में 4,409 और जनवरी 2026 में 3,910 शिकायतों को सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है। इस उपलब्धि से स्पष्ट है कि रामपुर प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रहा है और प्रभावी मॉनिटरिंग प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। IGRS के द्वारा जन शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस पर उनका विशेष जोर रहता है। इसी क्रम में राजस्व और विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जाती है। और प्रतिदिन जो IGRS के प्रकरण आते हैं उनकी समीक्षा दिन में 2 बार करते हैं, ताकि कोई डिफॉल्टर संदर्भ ना हो और जो गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, असंतुष्ट कोई फीडबैक ना आए। इस प्रकार से लगातार इस प्रयास के फलस्वरूप IGRS के कार्य में सुधार हुआ है और जनपद उत्तर प्रदेश। नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बिहार के बगहा में 17 दिवसीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा और स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 4.5 साल आपको बता दें, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 4.5 लाख परिवारों को फाइलेरिया से बचाव की दवा और पेट के कीड़े की दवा एल्बेंडाजोल देने का लक्ष्य तय किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरना टांड, सिघान, वाल्मीकि नगर और बगहा नगर क्षेत्र में घर घर जाकर दवा दी जा रही है। रमजान माह 18 फरवरी से शुरू होने के कारण अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पहले दवा खिलाने का निर्णय लिया गया है, ताकि रोजे के दौरान लोगों को कोई असुविधा ना हो। और अभियान में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका और स्वास्थ्य टीम सक्रिय रूप से भाग ले रही है। 11 फरवरी को विशेष माह अभियान चलाया गया, जबकि अंतिम 3 दिनों में स्कूल, सरकारी दफ्तर और अन्य संस्थानों में दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश किया कि दवा खाली पेट नहीं दी जाएगी और एल्बेंडाजोल की गोली चबाकर खिलाई जाएगी। गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को और साथ ही 2 साल से छोटे बच्चों को दवा नहीं दी जाएगी। किसी भी दुष्प्रभाव की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर और 102 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, ये सरकार के निर्देश पर 11 तारीख से लेकर 10 से 27 तारीख तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसमें हम लोग डोर टू डोर जाके आशा के द्वारा सभी लोगों को और आंगनबाड़ी पर भी ये
कानपुर के ग्वालटोली क्षेत्र में हुई चर्चित लैम्बोर्गिनी कार दुर्घटना मामले में नया मोड़ आ गया है। हादसे में घायल पीड़ित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोपी बताए जा रहे हैं और शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा थाना ग्वालटोली पहुंचे और दावा किया कि उनके बेटे को साजिशन फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि घटना के समय कार शिवम नहीं बल्कि ड्राइवर मोहन चला रहा था और इसी बीच मंगलवार को कार चालक मोहन अपने वकील धर्मेंद्र सिंह धर्मू के साथ न्यायालय में पेश हुआ। अधिवक्ता ने बताया कि मोहन ने उन्हें केस की पैरवी के लिए नियुक्त किया है और उन्होंने कहा कि ड्राइविंग सीट पर हादसे के समय कौन मौजूद था ये जांच का विषय है। घटना से जुड़े वीडियो फुटेज की फॉरेंसिक टीम में कब्जे में ले लिया है और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं पर एक अन्य वीडियो भी सामने आया जिसमें शिवम ड्राइविंग सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। माननीय न्यायालय के समक्ष ड्राइवर द्वारा मुझे एंगेज किया गया था एज ए एडवोकेट। सरेंडर की एप्लीकेशन दी गई तो उस पर अगर रिपोर्ट आती है तो सुनवाई होगी और ड्राइवर वांछित है तो वो न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा और उसकी जमानत पर सुनवाई होगी। ड्राइवर को भी पेश नहीं किया लेकिन न्यायालय में उपस्थित हो गया है। वो जब वांछित आख्या आएगी तभी तो हाजिर होंगे। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि गाड़ी शुभम मिश्रा चला रहे थे, लेकिन आप लोग लगातार कह रहे हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पुलिस कमिश्नर कहना है कि गाड़ी शुभम मिश्रा चला रहे थे। क्या देखिए, ना मेरा कुछ कहना है ना पुलिस विभाग का कुछ कहना है। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये ट्रायल का विषय है। अभी तो जो गाड़ी चला रहा तो वो न्यायालय में कह रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा तो मैं ड्राइवर हूँ, रिवेल कर दी जाए। तो उस विषय पर माननीय न्यायालय को अवलोकित करना है। मेरे को कानपुर जाना है तो आप आ सकते हो। मैंने बोला कि हाँ जी मैं आ सकता हूँ। अच्छा, कब बोला था ये सर वहाँ हो गया 3 तारीख के आसपास में बताएगा। मेरे को कोई ड्राइवर ने बताया था कि भाई वहाँ पे गाड़ी मिल रहा है, आप जा सकते तो चले जाओ। पहले कौन सी गाड़ी चलाया करते थे आप? पहले कौन सी गाड़ी गाड़ी तो मैं सारे गाड़ी चला लेता हूँ। ये लैम्बोर्गिनी चलाते जानते हो? गाड़ी में कितने गियर होते हैं? सर इसमें गियर होती है सर, 9 गियर हमारी दबा गियर हम दबा देंगे। कैसे लगते हैं? ये ऑटोमेटिक वो अपने आप लेते हैं सर। फोर्स कार है, ऑटोमेटिक में ये होता है कि ऑटोमेटिक। पहले कहाँ काम करते थे मोहन आप? मैं सर सबसे पहले तो मैं वही प्राइवेट, हमारे तो प्राइवेट होता है तो वहीं पे। चाईबासा में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे 9 उम्मीदवारों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। शहर के विभिन्न वार्डों, बाजारों और मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चलाकर प्रत्याशी मतदाताओं से अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुनील प्रसाद साव सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों समर्थकों के साथ घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। उनकी पत्नी आशा प्रसाद भी महिला संगठन के साथ सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और वो अलग अलग मोहल्लों में पहुंचकर महिलाओं से संवाद कर रही हैं और अपने पति के समर्थन में वोट देने की अपील कर रही हैं। वहीं पर उम्मीदवार नितिन प्रकाश ने प्रचार का अलग तरीका अपनाया है। वो विभिन्न वार्डों में नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी योजनाएं और मुद्दे जनता तक पहुंचा रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष मोहम्मद सलीम भी समर्थकों के साथ कई वार्डों में जनसंपर्क कर रहे हैं। फिलहाल चाईबासा में चुनावी मुकाबला रोचक और मुकाबलेदार होता नजर आ रहा है। यूपी बजट पर अर्थशास्त्री प्रोफेसर एपी तिवारी ने बजट के बारे में बताया कि इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नवीन बजट में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक अव्यवस्था को भी प्राथमिकता दी और बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर और ज़्यादा विशेष जोर दिया गया। सरकार का उद्देश्य केवल विकास दर बढ़ाना नहीं बल्कि आमजन के जीवन स्तर में ठोस सुधार लाना भी है। एक ओर जहां आर्थिक अवस्थापना के विकास पर बल दिया गया है, उसके साथ ही साथ सामाजिक अवस्थापना जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल इत्यादि आते हैं, इनको भी प्राथमिकता दी गई है। बजट का खास फोकस महिलाओं के विकास पर, युवाओं के लिए उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाते हुए, उद्यमशीलता को बढ़ाते हुए रोजगार परक बनाना, साथ ही साथ किसानों की आय को बढ़ाते हुए उनकी कह सकते हैं एक और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और साथ ही साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रामपुर जिला पंचायत कार्यालय में सरकारी कर्मचारी ने अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी।
घटना सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की है और बताया जा रहा है कि अधिवक्ता की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में काम करती थी। अधिवक्ता अपनी पत्नी से बात करने कार्यालय गए और इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी से अधिवक्ता की बहस हो गई। इसी कहासुनी में कर्मचारी ने पिस्टल निकालकर अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र मौके पर पहुंचे और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। उनके कक्ष में श्री फारूक अधिवक्ता हैं गए थे। फारूक की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत हैं। उन्हीं के कक्ष में किसी बात को लेकर के आपस में कुछ हुआ, जिसकी वजह से असगर ने फारूक को गोली मारा है। फारूक जो अधिवक्ता है उनको अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाने के साथ साथ उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। असगर को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिसमें कोई घायल भी हुआ है? असगर को बताया जा रहा है कुछ चोट लगी है। चोट के बारे में भी फॉरेंसिक जांच से लेकर के सारी मेडिकल होगी और विवेचनात्मक की कार्रवाई में उसको सम्मिलित किया जाएगा। अच्छा, जो अधिवक्ता की डेथ हुई है उनकी बीवी भी थी, उनकी भी चोट? हाँ, उनकी पत्नी को चोट है और फायर आर्म इंजरी नहीं है, तो आप वहाँ जो मारपीट हुई है उसमें उनको चोट है, उनका भी इलाज कराया जाएगा। कर्मचारी ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। ये मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। हम आपको बता दें, अधिवक्ता फारूक अहमद खान की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत थी। वहाँ पर वो काम करती थी और उसी कार्यालय में जो व्यक्ति था वो भी एक कर्मचारी था। तो किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। अधिवक्ता भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने अपनी पिस्टल निकालकर अधिवक्ता के गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। इसकी सूचना पर सभी अधिवक्ता मौके पर पहुंचे और आनन फानन में अधिवक्ता को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में समय में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं उनका जो शव है मोर्चरी में रखा गया है और पीएम जो है इस टाइम अधिवक्ता का चल रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें, जिलाधिकारी एसपी विद्यासागर मिश्र, एएसपी, सीओ और भारी पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर जो है मौजूद है। और हम अगर अधिवक्ताओं की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ अधिकारी भी मौजूद हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जो आरोपी है असगर, पुलिस ने उसको फिलहाल हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। कैमरामैन साजिद के साथ महुआ खबर, राहत अली, रामपुर। मोतिहारी के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई, जिसमें स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की जान चली गई। मृतक तीनों आपस में चचेरे भाई थे और जानकारी के अनुसार राजेपुर थाना क्षेत्र के साहबजिया गांव निवासी उप मुखिया गजेंद्र दास अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में अपने 2 चचेरे भाई अनिल प्रसाद और विनोद प्रसाद के साथ पकड़ी दयाल जा रहे थे और वो फूफा के पोते की शादी में शामिल होने के लिए घोड़सहन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान महादेवा के पास उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई और घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गए और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी मृतकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये गए थे, जैसे मेरा घर सावजिया हुआ, राजेपुर थाना घर सावजिया हुआ, ठीक। तो उसमें हम लोग ये गए, पापा जा रहे थे, कुछ मेहता में शादी था, ठीक है। वो अपना फुआ, ये गए थे, जैसे मेरा घर सावजिया हुआ, राजेपुर थाना घर सावजिया हुआ, ठीक। तो उसमें हम लोग ये गए, पापा जा रहे थे, कुछ मेहता में शादी था, ठीक है। वो अपना फुआ, ये गए थे, जैसे मेरा घर सावजिया हुआ, राजेपुर थाना घर सावजिया हुआ। भागलपुर से एक बड़ी और राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में भीतर अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी सोच रखने वाली एक पूरी टोली खड़ी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि लोकसभा के स्पीकर पर भी भरोसा नहीं है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सांसद देश के सर्वोच्च अब संसद में बैठे हैं, जहां पर बहस और चर्चा के माध्यम से जनता के मुद्दे उठाए जाने चाहिए।
उनका आरोप है कि राहुल गांधी बार बार संसद की कार्यवाही पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हैं। देखिए, जिस तरह संसद का व्यवहार विपक्ष का है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में लोकतंत्र की नींव है संसद। राहुल गांधी उसको हिलाना चाहते हैं। राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह बिहेव कर रहे हैं। जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं और जितने अर्बन नक्सल हैं उनकी टोली उनके साथ जमा हो गई। वो भारत के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, वो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, वो भारत को बदनाम करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं और लोकसभा स्पीकर पे भी उनको विश्वास नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पे कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।